Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos and also for subscribing to my channel. And जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है, आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है, देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिले. सो लेट्स स्टार्ट. ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेकेंड वीडियो है. इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें डेफिनेशंस जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं वो मैंने समझाई है एज वेल एज अ लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट. और ये सेकंड वीडियो है तो इससे पहले प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें. उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी. यू कैन गो देयर एंड वॉच द वीडियो. और रही बात इस वीडियो की तो इस पे हम पढ़ेंगे अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट, मतलब चैप्टर 2 अथॉरिटीज़. जो भी अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट्स उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं. वर्क्स कमेटी, कॉन्सुलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल. दिस इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. The National Tribunal, disqualifications, qualification, filling of vacancies and finality of orders. तो इसके बारे में हम आगे कमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे. और रही बात इस एक्ट की तो मैं इसका एम बता देती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले. द एम ऑफ दिस एक्ट is to investigate and to settle the industrial disputes. जो भी डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं या डिस्प्यूट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट का फॉर्म ले चुका है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है. तो वेरियस अथॉरिटीज़ बिठाई जाती हैं, बनाई जाती हैं जो जिनका एम होता है कि कैसे जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करा जाए, कम से कम टाइम में रिजॉल्व करा जाए. एज वेल एज कुछ इस पर जो बॉडीज़ होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं ताकि जो भी डिस्प्यूट अराइज हुए हैं उसके पीछे का रीज़न पता करा जाए एज वेल एज प्रिवेंट करे जाए वो डिस्प्यूट्स. तो वो जो बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं वो प्रिवेंट करने के लिए भी होती हैं एज वेल एज अगर अराइज हो चुका है डिस्प्यूट तो उसको सेटल करने के लिए भी इसी एक्ट में बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दी बॉडीज़. और सबसे पहला है वर्क्स कमेटी. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इस एक्ट के अंडर जो एक सेटलमेंट मशीनरी बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहला है कॉन्सुलेशन जिसके अंडर वी हैव वर्क कमेटी, कॉन्सुलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन. देन वी हैव आर्बिट्रेशन, उसके अंडर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. एंड देन एडजुडिकेशन जिसके अंदर है लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल. सो लेट्स स्टार्ट विद वर्क्स कमेटी. वर्क्स कमेटी अगर किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी दिन 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉय होते हैं तो वहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर एक वर्क कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देगी. दिस इज़ अ बाईपार्टाइट कमेटी. 2 पार्टीज़ होती हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई या वर्कमैन. दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल इन नंबर होने चाहिए. 20 से ज़्यादा इन टोटल नहीं होने चाहिए बट दोनों के जो भी होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स वो इक्वल इन नंबर होंगे. वर्क कमेटी का काम क्या होता है? टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. तो एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में अच्छे रिलेशंस रहे, कॉर्डियल रिलेशंस रहे, हार्मनी रहे. इसके लिए जो भी उनको काम करना पड़े वो करते हैं, जो भी मेजर्स लेने पड़े वो लेते हैं. उनके बीच में जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है किस हद तक वो मिनिमाइज हो सकते हैं वो होता है काम वर्क कमेटी का. बेसिकली काम होता है प्रिवेंशन का, कि डिस्प्यूट मतलब अराइज ना हो. उनका काम होता है कि जिस हद तक भी डिस्प्यूट अराइज ना हो वो ये करते हैं. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव मशीनरी. डिस्प्यूट होने के बाद उसको रिजॉल्व करना वर्क कमेटी का काम नहीं होता है. डिस्प्यूट अराइज ना हो ऐसा कुछ करना, ऐसे मेजर्स लेना, ये वर्क कमेटी का काम होता है. इनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसका टेन्योर होता है 2 years. 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं इन वन गो. और अगर कॉन्जिक्यूटिवली वो 3 मीटिंग्स को अटेंड करने में फेल हो जाते हैं. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक. तो एक के बाद एक अगर वो लगातार 3 मीटिंग्स अटेंड करने में फेल हो जाते हैं तो वो अपनी मेंबरशिप लूज कर देंगे. और ये चीज़ एक बार क्वेश्चन में आ चुकी है. देन वी हैव कॉन्सुलेशन ऑफिसर.
The appropriate government may by notification in the official gazette appoint such number of person as it think fit। तो मतलब कितने भी ऑफिसर्स हो सकते हैं, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि उनको करने चाहिए एक या एक से ज़्यादा, तो वो उतने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है टू बी कॉन्सुलेशन ऑफिसर चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ मीडिएटिंग। तो कॉन्सुलेशन ऑफिसर का क्या काम होता है, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी पार्टीज है उनके बीच में, जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है उनके बीच में मीडिएट करके सेटलमेंट पे अराइज करना, जो डिस्प्यूट है उनको सेटल करने की कोशिश करना, कि मतलब बात करके मीडिएशन के थ्रू जिस एक हद तक जितना भी हो सके डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, तो वो किसका काम होता है, कॉन्सुलेशन ऑफिसर का। अ कॉन्सुलेशन ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक इंडस्ट्री और इन अ स्पेसिफिक एरिया और वन और मोर इंडस्ट्रीज। तो मतलब एक पर्टिकुलर पूरे एरिया के लिए एक अपॉइंट हो सकता है, एक एरिया में अगर 2-3 इंडस्ट्रीज है उन सब के लिए एक एक अपॉइंट हो सकता है, या सारी इंडस्ट्रीज के लिए, कुछ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए एक एक, ऐसे करके मतलब जैसा भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो वैसे वैसे कॉन्सुलेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। अभी कॉन्सुलेशन ऑफिसर की ड्यूटीज वगैरह क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। देन वी हैव बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन। बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नॉट ओनली गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज ओकेजन अराइजेस। तो मतलब ये एक एडहॉक बॉडी है, तो मतलब हमेशा के लिए नहीं होती है बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए कॉन्सुलेशन का, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज ओकेजन अराइजेस बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो कॉन्सुलेशन ऑफिसर हो या बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन हो, उनका जो काम होता है वो यही होता है कि मीडिएट कर सके, जो दो पार्टीज हैं, पार्टीज टू द डिस्प्यूट, उनके बीच में बात करके अगर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मतलब बात करने का मतलब है कि कोर्ट तक बात ना पहुंचे, एक डिस्प्यूट बड़ा फॉर्म ना ले ले, कोर्ट तक बात ना पहुंचे, आगे जो ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम बात करेंगे वहां तक बात ना पहुंचे, उससे पहले विद इन द इंडस्ट्री ही अगर सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, अगर आपस में ही कोई थर्ड पार्टी कॉन्सुलेशन ऑफिसर के अलावा कोई ऐसा एक बाइंडिंग मशीनरी ना इंटरफेयर करे, कोर्ट ना इंटरफेयर करे, तो कॉन्सुलेशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन का यही काम होता है कि बात करके अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और इनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो अपना एक पक्ष रखते हैं कि हाँ आपका ये बात थी, एम्प्लॉयर की उन्होंने बात सुनी, एम्प्लॉय की उन्होंने बात सुनी, देन अपना एक डिसीजन दिया। अब अगर उस डिसीजन से दोनों पार्टीज अग्री करेंगे तो वो मानेंगे, अदरवाइज फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं विद द फर्दर स्टेप्स। और बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन में कौन कौन होते हैं, अ बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन और 2 और 4 मेंबर्स। तो एक चेयरमैन होगा और 2 उसके चेयरमैन के अलावा 2 या 4 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाती है, मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स दिए होंगे, यहाँ पर बॉडी दी होगी, आपको मैच करना होगा कि कौन किसके हैं। लाइक 1 पर्सन इज कॉन्सुलेशन ऑफिसर, 2 और 4 बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन, तो ऐसे करके आपको मैच करना होगा। The chairman shall be the independent person and other members shall be the person appointed in equal number to represent the parties to the dispute, and any person appointed to represent a party shall be appointed on the recommendation of the party, provided that if party fails to make a recommendation as aforesaid within the prescribed time, the appropriate government shall appoint such person। तो अब जो बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसमें कौन कौन रहेगा, एक तो चेयरमैन रहेगा जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, और बाकी के जो पर्सन होंगे वो कौन होंगे, पार्टीज होंगे। मतलब जो डिस्प्यूट में पार्टीज हैं उनके इक्वल बॉडीज में रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वल नंबर्स में रिप्रेजेंटेटिव्स उस बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एंड ऑल्सो कोई एक ऐसा पर्सन एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट पार्टी, अगर कोई पर्सन, अगर वो पार्टी खुद ना आके कोई XYZ किसी और पर्सन को अपनी एज अ रिप्रेजेंटेटिव आगे उस बोर्ड में शामिल करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। बट अगर पार्टी ऐसा करने में फेल हो जाती हैं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। तो बेसिकली एक चेयरमैन,
एंड 2 और 4 पर्सन। जो 2 और 4 पर्सन होंगे वो क्या होंगे, जो भी पार्टीज हैं, डिस्प्यूट से रिलेटेड जो पार्टीज हैं, जिनके बीच में 2 डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड पार्टीज ही वो बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन को फॉर्म करेंगी। A board having a prescribed quorum may act notwithstanding the absence of the chairman or any of its member or vacancy। Suppose अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है तो भी वो बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन एक्टिव रहेगा, मतलब काम करेगा अपना, until and unless वो वैकेंसी एक मतलब वो जो चेयरमैन की जो वैकेंसी है वो इस वजह से अराइज हुई हो कि वो सीज कर गया है एज अ चेयरमैन, वो अपना जो पोस्ट है उससे मे भी वो रिटायर हो गया है, या उसका जो कोरम था, जो भी टेन्योर था, वो खत्म हो गया। अगर ऐसा होता है तो फिर नया पर्सन जब तक अपॉइंट नहीं होगा तब तक वो जो बोर्ड है वो काम नहीं करेगा। अदरवाइज अगर वो एब्सेंट होता है विद एनी अदर रीजन तो उसकी एब्सेंस उनके काम को अफेक्ट नहीं करेगी। देन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये जो है सेक्शंस हैं, सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, सेक्शन 5 में बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन है, सेक्शन 4 में कॉन्सुलेशन ऑफिसर है, एंड सेक्शन 3 में वर्क कमेटी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। The appropriate government may, as occasion arises, by notification in the official gazette, constitute a court of inquiry for inquiring into the matter appearing to be connected or relevant। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी क्या है, एक एडहॉक बॉडी है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा ये जाता है कि इसमें से कौन सी एक एडहॉक बॉडी है, तो आपको मार्क करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है, एक एडहॉक बॉडी है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नाम से आप पता चल रहा है ये क्या कर रही है कि डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर रही है। डिस्प्यूट जो अराइज हुए हैं उसके पीछे का जो कारण है, तो बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है रादर देन अ सेटलिंग मशीनरी। ये इन्वेस्टिगेटिव बॉडी ज्यादा है। अ कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ 1 इंडिपेंडेंट पर्सन, तो कोई एक ही पर्सन हो सकता है उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, और सच अदर पर्सन सच नंबर ऑफ पर्सन इंडिपेंडेंट एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे थिंक फिट। And where court consists of 2 or more member, one of them shall be appointed at the chairman। तो वैसे तो एक ही मेंबर रहता है इंडिपेंडेंट पर्सन। When I'm saying इंडिपेंडेंट पर्सन, तो इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो डिस्प्यूट है जिसके लिए वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उससे रिलेटेड ना हो, वो अदरवाइज हो। कोई भी एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका जो डिसीजन हो वो इफेक्टेड ना हो। अगर सपोज कोई एक पर्सन अपॉइंट होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर साइड से कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयर का साइड लेने की कोशिश करेगा, और अगर वो दूर दूर तक वर्कर्स की साइड से कनेक्टेड होगा तो वो वर्कर्स की साइड लेने की कोशिश करेगा। इसी वजह से एक निष्पक्ष डिसीजन लिया जाए, एक फेयर डिसीजन पे पहुंचा जाए, उसके लिए इंडिपेंडेंट पर्सन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक पर्सन होगा इंडिपेंडेंट पर्सन, बट अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि उसको एक से ज़्यादा पर्सन भी अपॉइंट करने हैं तो वो कर सकती है। तो अगर 2 से ज़्यादा पर्सन अपॉइंट होंगे तो उनमें से एक पर्सन को हम चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। द कोर्ट हैविंग प्रिस्क्राइब्ड quorum may act notwithstanding the absence of the chairman or any। तो मतलब अगर चेयरमैन इन केस ऑफ एब्सेंट भी होता है तो भी वो अपनी ड्यूटी करती रहेगी अदरवाइज। बट अगर वो अपनी मतलब अगर किसी भी रीज़न की वजह से जो भी वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसमें से कुछ मेंबर्स अगर वो एब्सेंट होते हैं तो ये रीज़न नहीं होगा उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टॉप करने का। हाँ, वो एब्सेंस अगर इस वजह से हो रही है कि उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया है, तो वो अलग बात है। Provided that if the appropriate government notifies the court that the service of the chairman has ceased to be available, the court shall not act until a new chairman। तो यही जैसे मैंने बताया कि अगर चेयरमैन की पोस्ट सीज हो चुकी है, मतलब चेयरमैन का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया है, अब नया चेयरमैन अपॉइंट होना है, उस वजह से अगर वैकेंसी आई है तो कोर्ट अपना काम नहीं करेगी, तब वो स्टॉप हो जाएगी। बट अदरवाइज अगर वैकेंट हुई है, कोर्ट किसी वजह से चेयरमैन नहीं शामिल हो पाया है, तो वो अपना काम करती रहेगी। Labor Code, the appropriate government may, Section 7 Labor Code, the appropriate government may by notification in the official gazette constitute 1 or more labor codes for adjudication। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि मतलब अब कोर्ट तक बात पहुंच गई है तो उनका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग हो जाएगा, फिर आपको मानना पड़ेगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो।
जब तक आप कोर्ट तक नहीं पहुंचे हो, तब तक आप ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, लेबर कोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गया या नेशनल ट्रिब्यूनल हो गया, तब तक अगर बात वहां तक नहीं पहुंची है, उसके पहले जितना भी चीज़ें हुई हैं वो जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। बट जब बात वहां तक पहुंच जाती, कहाँ तक, लेबर कोर्ट तक, या जो भी मैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताने वाली हूँ वहां तक पहुंच जाती है बात, तो फिर जो उनके जो कोर्ट के डिसीजंस आते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, वो बाइंडिंग हो जाते हैं। वो जो अवार्ड होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जिसमें जब मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि इनके जो डिसीजंस होते हैं उनको अवार्ड बोला जाता है। तो जब अवार्ड आ जाता है तो वो बाइंडिंग इन नेचर होता है। द पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैज टू अबाइड बाय द लॉ। आप जो भी डिसीजन आया है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो एडजुडिकेशन का मतलब बेसिकली यही होता है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं इनको ही एडजुडिकेशन बोलते हैं। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट constitute one or more labor courts for adjudication of industrial dispute relating to any matter specified in second schedule। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इस एक्ट में टोटल 5 शेड्यूल्स हैं। तो सेकंड शेड्यूल में जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं वो सारे मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कौन देखेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, लेबर कोर्ट डिसाइड करेगी। The labor court shall consist of one person only to be appointed by the appropriate government। appropriate government अपॉइंट करेगी, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा एक ही पर्सन अपॉइंट हो सकता है, एक ही पर्सन प्रिसाइड कर सकता है और वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ही इज अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट अनलेस। तो मतलब अगर ये चीज़ें होंगी तो वो बन सकता है, अगर ये नहीं होंगी तो नहीं बन सकता। उसको क्या होना पड़ेगा, एक जज होना पड़ेगा हाई कोर्ट का, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years उसने डिस्ट्रिक्ट जज में अपना काम करा हो, एडिशनल जज रहा हो, डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करा हो फॉर नॉट लेस देन 7 years। तो एक पर्सन जो हाई कोर्ट का जज रहा है या उसने 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ जज वर्क करा है या कोई भी जुडिशियल ऑफिस में कोई पोस्ट होल्ड करी है फॉर 7 years, तो वो लेबर कोर्ट में एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा, वो क्वालिफाई हो जाएगा। He has been the presiding officer of a labor court constituted under the provisional act or state act for not less than 5 years। तो किसी भी स्टेट एक्ट में 5 years, मिनिमम 5 years के लिए वो लेबर कोर्ट में अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा है तो वो इस एक्ट में भी लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। और he is or has been deputy chief labor commissioner, joint commissioner of a state labor department having a degree of law and at least 7 year experience। या अगर इनमें से कोई नहीं है बट अगर ये है, वो क्या, डेप्यूटी लेबर चीफ कमिश्नर हो, जॉइंट कमिश्नर हो स्टेट लेबर डिपार्टमेंट का और उसके पास लॉ की डिग्री हो, 7 years का एक्सपीरियंस हो, तो वो बन सकता है क्या, लेबर कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Experience provided that no such deputy chief labor commissioner or joint labor commissioner shall be appointed unless he has resigned from the service of central government or state government। Obviously अगर वो chief labor commissioner है तो जब अगर उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर लेबर कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए अपॉइंट किया जाएगा तो उसको अपनी प्रीवियस पोजीशन से डिजाइन करना पड़ेगा। जब तक वो रिजाइन नहीं करेगा तब तक वो दूसरी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो ये भी हो सकता है, ही इज एन ऑफिसर इन द इंडियन लीगल सर्विस इन ग्रेड 3 विथ 3 years एक्सपीरियंस। तो बेसिकली क्या है, ये सारी चीज़ें जो थर्ड पॉइंट में ABCDE ये सब दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्वालिफिकेशंस हैं। क्वालिफिकेशंस किसकी, एक पर्सन लेबर कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे बन सकता है, तो उसको लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वन ऑफ देम, सबकी सब नहीं, ईदर ऑफ देम, कोई भी एक अगर होगा तो वो अपॉइंट हो सकता है। So now section 7A tribunal, this is industrial tribunal। The appropriate government may by notification in the official gazette constitute one or more industrial tribunals for adjudication of industrial disputes relating to any matter
वेदर स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो डिस्प्यूट्स हैंडल करेगी या देखेगी वो किससे रिलेटेड होंगे मैटर्स, जो भी मैटर्स सेकेंड और थर्ड शेड्यूल में, या तो सेकेंड या थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है, उनमें से कोई भी मैटर्स जो भी होंगे वो उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा वो कौन देखेगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। The industrial tribunal constituted by central government under subsection 1 shall also exercise the jurisdiction, the power and authority conferred on the tribunal referred to in section 7D of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act। तो Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act में जो भी ट्रिब्यूनल मेंशन्ड है उसकी भी जो पावर्स वगैरह होंगी वो यही होंगी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड होंगी। तो दीज बोथ आर सेम। द ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 person ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी हमने लेबर कोड में जो भी पर्सन अपॉइंट होगा उसकी क्वालिफिकेशंस पढ़ी, अब हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चंस क्वालिफिकेशन से भी आ जाते हैं। He is or has been a judge of High Court. He has for a period of not less than 3 years been district judge or an additional district judge. This was same as labor court. He is or has been a deputy chief labor commissioner, joint commissioner of state labor department, having a degree of law and at least 7 years of experience in labor department, including 3 years of experience as consolation officer. This was same as labor code। जैसा भी जो भी अपने लेबर कोड में पढ़ा बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वालिफिकेशंस यहाँ पर भी हैं। Section 7B National Tribunal। The central government may by notification in the official gazette constitute one or more national tribunals for the adjudication of industrial disputes which in the opinion of central government involve the question of national importance। तो ऐसे disputes जो लाइक एक से ज़्यादा स्टेट को अफेक्ट कर रहे हो, नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, मतलब नेशनल वाइज, नेशन वाइज, कंट्री वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब अगर स्ट्राइक ज़्यादा हो रही हैं तो वो पैन इंडिया पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रही हैं, एक से ज़्यादा स्टेट्स को अफेक्ट कर रही है, नेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को नेशनल ट्रिब्यूनल देखती है, उसके लिए नेशनल ट्रिब्यूनल अपॉइंट की जाती है। The tribunal shall consist of 1 person only to be appointed by central government. The person shall not be qualified for the appointment as a presiding officer of national tribunal unless he is or has been a judge of high court. The central government may, if thinks so, appoint 2 person as assessors to advise national tribunal। तो national tribunal में एक, वैसे तो एक person होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो वो as an assistant assessors ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक एडवाइज़र सॉर्ट ऑफ हों, जिनका जो वर्क, नेचर ऑफ वर्क हो एडवाइजरी हो। तो और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने पढ़ा कि जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होती है वो कौन से मैटर्स देखती है, सेकंड शेड्यूल के भी मैटर्स देखती है एज वेल एज थर्ड शेड्यूल के मैटर्स देखती है। ज़्यादातर थर्ड शेड्यूल के मैटर्स कौन देखता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स देखती है। लेकिन अगर कोई मैटर है जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है बट वो मैटर से जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो डिस्प्यूट 100 से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, कितने, 100 से ज़्यादा लोगों को, नॉट मोर देन 100 लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो लेबर कोड भी मैटर्स देख सकती है। मतलब वैसे जितने भी मैटर्स थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है उस पे अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, डिस्प्यूट आता है, तो वो केसेस को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल करती है। बट अगर वो जो डिस्प्यूट है उससे जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं है, कम ही है, 100 या उससे कम है, तो वो मैटर्स भले ही थर्ड शेड्यूल वाले मैटर्स हो उसको लेबर कोड भी देख सकती है। तो ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 7C डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी, कि क्या क्या उनके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हो। बट ऐसा क्या होगा कि वो हट सकते हैं, मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ए अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिपेंडेंट पर्सन वो होता है जो किसी भी पार्टी से कनेक्टेड ना हो, ना वो एम्प्लॉयर साइड से कनेक्टेड हो ना वो एम्प्लॉय साइड से
कंडक्टर, तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। बट अगर कोई ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसा पता चलता है कि वो मतलब उसका जो कनेक्शन है या तो एम्प्लॉयर साइड से है या एम्प्लॉय साइड से है, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, मतलब लेबर कोड या ट्रिब्यूनल्स के लिए, या उसने 65 ईयर्स की एज अटेन कर ली हो। तो मतलब 65 से ऊपर वाला बंदा नहीं बन सकता, और अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है तो वो नहीं बन सकता प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोड या ट्रिब्यूनल्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Now, filling of vacancies. If for any reason a vacancy other than a temporary absence occurs in the office of presiding officer of labor court tribunals or in the office of chairman or any of the board or court, then in case of national tribunal, the central government, and in any other case, the appropriate government shall appoint another person in accordance with the provision of the act to fill the vacancies. तो अगर कोई vacancies arise होती हैं, तो vacancies मतलब परमानेंट नेचर की वैकेंसीज हो, मतलब उन जो भी पर्सन अपॉइंटेड है, जो भी प्रिसाइड कर रहे हैं ऑफिसर्स, उनका टेन्योर खत्म हो गया हो, तो फिर ऐसे केस में अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है, टेम्परेरी एब्सेंस ना हो, परमानेंट वैकेंसी हो, तो उस केस में अगर नेशनल ट्रिब्यूनल है तो वो वैकेंसी कौन फिल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे वहाँ के लिए। बट नेशनल ट्रिब्यूनल नहीं है, कोई और ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो सकती है, लेबर कोर्ट हो सकती है, कॉन्सुलेशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन XYZ जो भी अभी हमने पढ़ा वो सब हो सकते हैं। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी पर्सन को अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होता है उसके अकॉर्डिंग। सो नाउ चैप्टर 2A नोटिस ऑफ चेंज, और ये अमेंड हुआ था, मतलब इंसर्ट हुआ था आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1956 विद इफेक्ट फ्रॉम 10th of March 1957। ये चैप्टर 2A है, और इसमें क्या क्या है इसमें हम पढ़ते हैं। देखो, नोटिस ऑफ चेंज के बारे में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो 4th शेड्यूल में दी हुई हैं, तो ये चीज़ भी नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब इस पे क्या क्या चीज़ है इसको मैं ऐसे बता देती हूँ। अब जो भी शेड्यूल में मेंशन, जो भी मैटर्स शेड्यूल में मेंशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस करने हैं, अगर टर्म्स ऑफ कंडीशंस को चेंज करना है, तो ऑब्वियसली वो चेंजेस आपको एम्प्लॉयर वर्कमैन को बिना बताए नहीं कर सकता। और जब भी कोई नोटिस देगा कि हम ऐसा चेंज कर रहे हैं, तो उस नोटिस के 21 डेज के अंदर भी वो चेंजेस अप्लाई नहीं हो सकते, उसके बाद ही होंगे। तो एक तो चेंजेस के बारे में वर्कमैन को नोटिफाई करना पड़ेगा। वर्कमैन जो भी अफेक्टेड है, वो पर्टिकुलर चेंजेस जो एम्प्लॉयर करना चाह रहा है, उन चेंजेस से जो जो इफेक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस इफेक्टेड हो रही हैं, वो वर्कमैन को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उनको नोटिस देना पड़ेगा, और जब भी वो नोटिस दिया है, उस नोटिस से 20 डेज के बाद ही आप वो जो चेंजेस है उसको इफेक्ट में डाल सकते हो, इफेक्ट में ला सकते हो। 21 डेज से पहले या विद इन 21 डेज आप उनको इफेक्ट में नहीं ला सकते। यही चीज़ इसमें दी हुई है। नाउ चैप्टर 2B ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1984 में, 1982 में प्रपोज हुआ था और इफेक्टेड हुआ 1984 में। अब 9C, सेक्शन 9C, इसमें क्या है? सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस सेटलमेंट मशीन अथॉरिटी एंड रेफरेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स टू द अथॉरिटीज। 1984 में जब ये अमेंड हुआ था, इंसर्ट हुआ था, तो इसमें जो प्रोविजंस थे वो कुछ ऐसे थे। इसके बाद जो अभी 2010 में जब अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें फिर चेंजेस हुए हैं। द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 50 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन एनी प्रीसीडिंग 12 months shall provide for, in accordance with the rule made in that behalf, a grievance settlement authority for the settlement of industrial dispute। तो जिस भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 50 और मोर वर्कमैन एम्प्लॉयड होंगे, किसी भी प्रीसीडिंग 12 months की किसी भी डे को, अगर 50 या 50 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और अब जो चेंजेस आए हैं 2010 के बाद, 15 सितंबर 2010 के बाद जो चेंजेस आए हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें ये जो पूरा जो
काउंटिंग है 50 से कम कर दी गई है, जो अब 20 कर दिया गया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कमैन शैल हैव one or more grievance redressal committee for the resolution of the disputes arising out of grievances। तो जो 84 वाला अमेंडमेंट था, 84 वाले अमेंडमेंट में जो इंसर्ट हुआ था प्रोविजन, उसमें था कि 50 और मोर वर्कमैन होंगे तो वहाँ पर ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन उसको अब चेंज कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 2010। तो अब क्या है नया प्रोविजन, जहाँ पर भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जहां 20 और ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे तो वहां ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बिठाई जाएगी या बनाई जाएगी इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन दोनों ही की जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। द चेयरपर्सन ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड फ्रॉम अमंग द वर्कमैन ऑल्टरनेटिवली। तो जो चेयरपर्सन होगा वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों में से ही बन सकता है ऑल्टरनेटिवली। मतलब अगर इस साल एम्प्लॉयर की तरफ से कोई चेयरपर्सन बना है तो इसके बाद वाले साल में वर्कमैन की तरफ से कोई चेयरपर्सन बनेगा, फिर एम्प्लॉयर फिर वर्कमैन। तो ऑल्टरनेटिवली एवरी ईयर रोटेशन के बेसिस पे चेयरमैन अपॉइंट हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी शैल नॉट एक्सीड फॉर मोर देन 6। तो जो पूरी कमेटी है उसका जो टोटल मेंबरशिप होगी उसका जो नंबर होगा वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। Provided that there shall be, as far as practicable, one woman member if the grievance redressal committee has 2 members, and in case the number of members are more than 2, the number of women members may be increased proportionally। तो इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसमें एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। और एक वुमेन तब कब होनी चाहिए, अगर मिनिमम 2 मेंबर्स की कमेटी बनी है तो उस 2 में से एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। और अगर 3 की होगी या 4 की होगी या 5 की होगी या 6 की होगी तो जैसे जैसे आपकी कमेटी के नंबर्स बढ़ते जाएंगे प्रोपोर्शनलिटी जो वुमेन की जो काउंटिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें ये बोल रहा है। आई होप आपको ये जो अमेंडमेंट हुआ था 84 वाला और ये वाला इसको समझ में आ गया होगा। Notwithstanding anything contained in this section, the setting up of grievance redressal committee shall not affect the right of workmen to raise industrial dispute on the same matter under the provision of this act। तो मतलब grievance redressal committee जो भी अपॉइंट हुआ है, जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिविजुअल कोई अपना डिस्प्यूट रेज करना चाहता है, कहीं और देना चाहता है तो वो नहीं कर सकता ऐसा। तो वो कर सकता है, ये भी रहेगी और अदर जो प्रोविजंस है जो भी अभी हमने पढ़े हैं उसका जो सेटलमेंट है वो भी रहेगा। The grievance redressal committee may complete its proceeding within 30 days on the receipt of written application by or on behalf of aggrieved party। तो जो भी aggrieved party होगी उसने जिस भी दिन एप्लीकेशन दी होगी टू GRC grievance redressal committee, उस दिन से 30 डेज के अंदर, कितने 30 डेज के अंदर उसको अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना डिसीजंस देना पड़ेगा। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। The workman who is aggrieved by the decision of the grievance redressal committee may prefer an appeal to the employer against the decision of the grievance redressal committee, and the employer shall within 1 month from the date of receipt of the appeal dispose of the same and send the copy of his decision to the workman। तो अगर कोई भी वर्कमैन इस कमेटी की जो भी डिसीजन आया है उससे अग्रीड होता है, उससे खुश नहीं है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को उस डिसीजन के 1 मंथ के अंदर बता सकता है, अपील कर सकता है। और जब उसके एम्प्लॉयर को वो अपील मिलेगी तो वो अपना जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट करके डिस्पोज ऑफ कर सकता है। Nothing contained in this section shall apply to the workman for whom there is an established grievance redressal mechanism in the establishment। अगर इन कमेटी के अलावा कोई ऑलरेडी मैकेनिज्म है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है इन द एस्टैब्लिशमेंट,
तो ऑब्वियसली आप फिर उसको भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फिर केवल उस कमेटी के ही प्रोसीजर को यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ है आपके उस पर एक अलग से कोई डिफरेंट एक मैकेनिज्म है टू रिड्रेस द ग्रीवेंस, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये वाले जो सेक्शन है, सेक्शन 9C से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कभी कभी सेक्शन पूछा जाता है, कभी कभी अमेंडमेंट पूछा जाता है, कभी कभी जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, विमेन का क्या नंबर होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई एंड माई वीडियो एंड दिस वॉज द सेकेंड वीडियो। मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है, आई बटन में आप क्लिक करके इस वीडियो में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या जो फर्स्ट वीडियो है ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल। एंड also you can join my Telegram channel, link is in the description box. You can click on the link and join my channel, और आप वहाँ भी अपनी queries पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग न्यू हैं इस वीडियो को देखने वाले, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नो मैं मतलब हमेशा बोलती हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। द रीज़न बीइंग मैं भी अभी ये भी मेरा न्यू चैनल है, एंड अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मैं तभी ग्रो कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ रेलेवेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीज़ें मैं मटेरियल जो भी लाती हूँ, जो भी टॉपिक्स इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियोस में, वो बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, देन प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, एंड कोशिश करूँगी जो थर्ड वीडियो हो वो लास्ट वीडियो हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की। थोड़ा लेंदी एक्ट है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि नेट के एग्जाम में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे अकेले इस एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग 3 to 4 क्वेश्चन, दैट मीन्स 8 मार्क्स। अगर 4 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 into 4 8 मार्क्स आपके केवल ये एक्ट दे सकता है आपको। और जहाँ तक आपको मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स में, इस तरह के एग्ज़ाम्स में। तो ये एक्ट अपने आप में ही बहुत वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, डिस्प्यूट से रिलेटेड एक्ट है। जो भी एक्ट्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं और जो आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगी, उन सब में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सो प्लीज़ इस एक्ट को पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन हो पूछिए। एंड मैं इसके बाद थर्ड वीडियो लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी वो थर्ड वीडियो लास्ट वीडियो हो इस एक्ट की। सो टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।